नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उनकी व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अभद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो है द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? कि आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 16 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक बने थे। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी को युवरागी न रहकर वह स्वयं साहित्य की सामग्री यानी रानी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि द्विवेदी युग जो है इसके प्रमुख कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह। अगला पॉइंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में उन्होंने आचार्य की उपाधि जो है प्रदान की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया? फिर से वही क्वेश्चन आया कि द्विवेदी युग जो है नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो ये किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो फिर से वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम जो है वो क्या है? वो है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल जो है वो नाम किसने दिया है? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, भारतेंदु प्रज्ञ, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, किनको किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो द्विवेदी युग के कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें इतनी सारी उपाधियों से
विभूषित किया गया था? तो वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं भाषा के कवि थे। किसके थे? भाषा के, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखीं। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्होंने कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्वारंड रहस्य, शंकर सरस इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। उस युक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की या मुक्ति बोध की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। किस विषय का ग्रंथ है? जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संपत्ति शास्त्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? किसने वापस कर दिया था? गोपाल गहमरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही जूही की कली कविता को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी थी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े थे, बाद में सुधा एवं मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। अगला क्वेश्चन कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस किया था? तो वो कौन थे? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये बात जो है वो किसने कही है? ये कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की प्रवृत्तियों का चित्र बन जाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथू राम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे जो हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि लोचन प्रसाद के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्राकृत के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मक आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास संचित हुआ है? रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मुकुटधर पांडे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास जो है संस्कृत की समस्त तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत
बाण व्रतों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह शस्त्र सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रियप्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं हरिऔध जी की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हरिऔध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में, इनकी जो रचना है चोखे चौपदे, इसमें मुहावरों के बहुमूल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया। वहीं उन्होंने वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रत्ययन किया। अब अगला पॉइंट है कि अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा भी उनकी अच्छी पकड़ है। अगला पॉइंट है कि हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 में और रुक्मणी परिणय 1894 में भी लिखे। उसके बाद 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। कब? 1894 में। उसके बाद 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में और अधखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद के हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेमावंदु बरिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रबंध प्रसावण प्रेमहव प्रभा 1901, प्रेम पुष्पापर 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतुमुकुर 1917, पद्म प्रसून 1925 तथा पद्म प्रमोद। उसके बाद कल्पलता, बोलचाल परिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी ने की। फिर इन्होंने 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य के सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय जो है हरिऔध जी को ही है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। साकेत, प्रियप्रवास, भारत भारती, कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्रियप्रवास। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरिऔध के प्रियप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है वो कितनी है? 17, 19, 21, 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 17। हरिऔध के प्रियप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है वो है 17। अगला क्वेश्चन है कि हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, कौन सा है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, बास, वदंता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चोखे चौपदे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हुआ। देखो टीजीटी 2009 में वही क्वेश्चन पूछा गया, फिर पीजीटी 2009 में सेम सन में वही क्वेश्चन पूछा गया कि वैदेही वनवास
के लेखक हैं। बस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा उसमें काव्य लिखा, इसमें लेखक कि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेई, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी या केशव दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य है। कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली का जो है वो है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? विचित्र विवाह जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या कि विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत और देवभाषा ये किसके हैं? रामचरित उपाध्याय की कृति हैं। किसकी हैं रचनाएं? ये रामचरित उपाध्याय की। इसके अतिरिक्त इन्होंने राम रचित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना की तथा शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर जब रजती है, कामलिनी कोमल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे है? आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना से संबंधित हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की कविता है, कौन सी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्राकृत चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, जो है द्विवेदी युग की कविता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतिवृत्तात्मक किस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की या छायावादी युग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द्विवेदी युग की। किस युग की है? द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है काव्यात्मकता जो है नहीं है। गद्यात्मकता है, विचारात्मकता है और इतिवृत्तात्मकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1912 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि 3 अगस्त 1986 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त
हिंदी में सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। उसके बाद गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। फिर साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रही है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयद्रथ वध, बिकट भट्ट, गुरुकुल किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, बैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिंडमा, अर्जन विसर्जन, काबा करबला तथा साकेत। ये जो है इनके साकेत जो है इनका महाकाव्य है। इनमें कुछ अनुदित काव्य भी हैं। वो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार। उसके बाद यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। यशोधरा जो है इनकी रचना, उसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को नायिका बनाकर इन्होंने यशोधरा नामक ग्रंथ लिखा। फिर किसान में इन्होंने एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा कही। रंगभूमि में इन्होंने राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंगभंग में प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। उसके बाद इन्होंने तिलोचमा, चंद्रहास और अनहग नामक 3 नाटक, सभी प्रकार के प्रगति मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योकारक में प्रकाशित होती थीं। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगीं। और इनका अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रीय भावना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राजपूती आन की कथा है किस में है? सिद्धराज में, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रंग में भंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि किसान के रचनाकार हैं। किसान जो रचना है वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद। तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कृषक क्रंदन जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जयद्रथ वध जो है वो एक खंड काव्य है। क्या है, एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, कौन सा है, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो इस क्वेश्चन का साकेत का जो सर्वाधिक प्रिय कह सकते हैं जो का सर्ग है वो कौन सा है, नौमा वर्ग। नौमा सर्ग जो है महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं जिसका रचनाकाल 1916 से 1932 ईस्वी तक है। साकेत की संपूर्ण कथा का बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप तथा उर्मिला काव्य रखा गया क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्यों को उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया कि वे इस अपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, लक्ष्मण और सीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लक्ष्मण और उर्मिला। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध जो है उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वाधिक श्रेष्ठ काव्य है। इनकी कथा साकेत को केंद्र मानकर लिखी गई। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विषाद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख को कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली जो शरद सती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छंदम नाम से छपा था। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नगरी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किसमें किया?
भारत भारती में रंग में भंग, द्वापर साकेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साकेत। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग को संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।